बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमें ज्वाइन किया है रज़ा रूमी साहब ने, सीनियर सहाफ़ी हैं, और शौकत बसरा साहब, तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा। शौकत बसरा साहब, आजकल अब क्या कर रहे हैं? आपने तो जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ा साहब की बात भी नहीं मानी, उन्होंने आपको मना भी किया था, फिर भी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। अब अपने केस को, तहरीक इंसाफ के केसेज़ को आप आगे कैसे बढ़ाएँगे? क्योंकि मैंने ये भी सुना है, हमाद अज़हर साहब ने कहा है कि आपको बड़ी कोई ज़िम्मेदारी मिलने वाली है तहरीक इंसाफ में। सामा भाई, पहली बात तो ये है कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अभी तक मैं जिंदा हूं और आपके सामने बात भी कर रहा हूं। आप कह रहे हैं क्या कर रहे हैं आजकल आप? जो बंदा पॉलिटिकल वर्कर हो और पीटीआई में हो और आपको सही सलामत मिल जाए और आपके सामने बातचीत कर रहा हो, तो मैं समझता हूँ इससे बड़ी खुशकिस्मती हमारी पाकिस्तान में नहीं है। क्योंकि इस वक्त पीटीआई को तो यूं ट्रीट किया जा रहा है, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात, और इमरान खान जो पाकिस्तान है 80-90% को इस वक्त रिप्रेजेंट करते हैं, उनको तो जो कुछ हुआ है इस इलेक्शन के अंदर, ये तो रूमी साहब, इससे मैं, आप और दोनों भाई तो माशाल्लाह बड़ा नाम है कि ये इलेक्शन थोड़ी था। ये तो एक तो रिगिंग, मैं हमने इसको नाम दिया मदर ऑफ ऑल रिगिंग्स 2024, और इसका मैं डायरेक्ट विक्टिम भी हूं सामा भाई, कि जो खिलवाड़ किया गया पाकिस्तान के अंदर, आइन कानून सियासत असम्बलियां, ये तो इस तरह लग रहा है जैसे बनाना रिपब्लिक से भी अगली वाली बात है। तो क्या जरूरत थी आपको एक पाकिस्तान के अंदर? आपने एक सिस्टम अपने इलेक्टेड सिलेक्टेड का बनाया हुआ था, आप रिजेक्टेड से भी अगले मामले पर चले गए हैं। तो अच्छा। आपने, मैं देखिए, मैं खुद विक्टिम क्यों हूं उसामा भाई? जी, जी। अल्लाह को गवाह बनाकर मैंने ये बात सुप्रीम कोर्ट में, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े काजी के पास हाजिर हुआ था। लेकिन अफसोस इस बात का है कि मैं काजी साहब को एडवाइस किया करता था, जब मैं उनको सुनता था, मैं कानून का इतना हुँ, तालिब इल्म भी हूँ, लेकिन जी, बतौर पाकिस्तानी और बतौर वकील के और बतौर सियासी कारकुन के, मेरा तो ऐसा ख्वाब चकनाचूर किए हैं काजी साहब ने कि मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। इसलिए हुँ, उसामा भाई, एक जब ये केस लगा हुआ था धांधली वाला, जी, तो जी। मैं चूंकि उन दिनों में इलेक्शन कमीशन, हाई कोर्ट, इधर उधर, जब पता चला कि चीफ साहब ने उसकी दरखास्त को लगा लिया है, तो मैं भी उनके सामने पेश हो गया। और मैंने जैसे ही पेश हुआ तो मुझे आवाज पड़ी, तो रोस्टर पे गया तो काई साहब कहने लगे, आप कौन? मैंने कहा, हुँ, सर, शौकत महमूद बसरा, हुँ। एमएनए, इलेक्टेड एमएनए, NA 163, बावल नगर 4, हारूनाबाद, फोटाबास। अच्छा, जब अच्छा। मैंने ये कहा तो मुझे कहने लगे, आप किस हैसियत में पेश हो रहे हैं? मैंने कहा, हुँ, सर, मैं इसी हैसियत में पेश हो रहा हूँ कि मैं एक वकील हूँ और अपना केस जो सुन रहे हैं उस हवाले से बात करना चाहता हूँ। और मुझे जो जो बिहेव उन्होंने इख्तियार किया, हुँ। मुझे कहा गया, ओके, पहले तो ये कहा गया कि आप होते कौन है इसमें बात करने वाले? भाई, आपने धांधली का केस टेकअप किया हुआ है, सबसे बड़ी अदालत है पाकिस्तान में। मैंने कुरान पाक जेब से निकाला और मैं सोच कर गया हुआ था कि मैं पाकिस्तान की जी, सबसे बड़ी अदालत में पेश होने जा रहा हूँ। जी, जी। मैं लॉ नोइंग भी हूँ, इसके हुँ, कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं मेरे लिए। जब जी। मैंने निकाला तो कहने, ये क्या कर रहे हैं? मैंने कहा, सर, मैं कुरान पाक पे हलफ दे के बात करना चाहता हूँ। तो मुझे ना उन्होंने सख्ती से रोक दिया। मैं अभी उस केस पे बात नहीं करूंगा जो जी, अदालत के अंदर हुआ, चूंकि उन्होंने मना किया हुआ, लेकिन मैं करने क्या गया था वो मैंने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया। और मुझे बल्कि तक ये तक कहा गया, समा भाई, एक फिक्रा कह के जी। ये कहा गया कि आप कोई बात यहाँ नहीं कर सकते, बाहर जाके कीजिएगा मीडिया पे तकरीर। जब मैं बाहर निकलने, केस खत्म होने लगा, कहने लगे, बाहर जाके भी बात नहीं करोगे वरना कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। मैंने कहा, वाह। जब मैं बाहर निकला, मैं वकला की वो अपने बार में गया तो बड़े बड़े टिकर हर चैनल पे चल रहे हैं, हुँ, शौकत बसरा को बैठा दिया गया, हुँ, कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। मैंने उस दिन सोच लिया कि अब तो मुझे अवाम के सामने आना पड़ेगा। मैं 10 लाख का नुमाइंदा हूँ, मुझे अवाम ने ठीक। मैंडेट दिया है। चलें, ये इस पर आते हैं, रज़ा भाई को भी शामिल करें गुफ्तगू में। रज़ा रूमी साहब, ये जो शिकवे शिकायत हैं, जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ साहब से बड़ी उम्मीदें थी बहुत से लोगों को। हमने देखा, बड़े रिपोर्टर भी थे, अभी हम असद तूर का भी सुनते हैं, उनको भी एफआईए ने बुला लिया, और भी बहुत से लोग हैं। वो भी बड़े डिसअपॉइंटेड है, इलेक्शन कमीशन से भी बड़े डिसअपॉइंटेड है। आपको लगता है हमारे इदारों की जो एक सैंक्टिटी थी, वो मज़ीद कम हो गई है? खासतौर पर इलेक्शन कमीशन की आज भी नोटिफ़िकेशन आ रहे हैं कि जी, एक मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ, ये पीपी 284 से मोहम्मद ताहिर साहब तौंसा से आजाद उम्मीदवार जीते, आज उनका नोटिफिकेशन आया है। वहां पर स्पीकर के इंतखाब भी हो गया। जो सीट्स हैं, रिजर्व सीट्स हैं, उनका भी मसला अभी तक बना हुआ है। फॉर्म 45 अभी तक नहीं आए, और चीफ जस्टिस पर भी ये प्रेशर है कि उन्होंने बीच में आकर इलेक्शंस करवाने की एक कोशिश तो की, लेकिन वो हो नहीं सके। तो आपको लगता है कि ये मामला दब जाएगा या आगे चल के कंट्रोवर्सी अभी बढ़ेगी? शुक्रिया उसामा, इनवाइट करने के लिए। सबसे पहले तो आपने बिल्कुल दुरुस्त बात कही है कि हमारे जो इदारे
जिनके ऊपर अवाम का ट्रस्ट और एतमाद जो है वो बिल्ड होना चाहिए, वो इस वक्त शदीद एक बहरान का शिकार है, खुसूसन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। देखिए, जो बुनियादी इदारा है ना, वो ईसीपी है। ये सुप्रीम कोर्ट वगैरह बिल्कुल बाद में बनी जाती हैं पिटिशंस, लेकिन ईसीपी ने जो है उनकी कारकर्दगी जो है खुसूसन पिछले चंद हफ्तों में बड़ी मायूस कुन रही है। और उसकी वजह यह है कि इतने ज़्यादा शकूक व शुबहात, इतने सवालात, जिस तरह से इलेक्शन की रात को रिजल्ट्स आना बंद हो गए, और ये फॉर्म्स के ऊपर जो मुख्तलिफ एविडेंस भी आ रहा है, इससे यही साबित होता है कि ईसीपी जो है वो उसके ऊपर लोग अपना अब ट्रस्ट नहीं कर रहे। और यही वजह है कि इस तरह की जमहूरियत और इस तरह के इलेक्शन जो हैं उसको फिर लोग नहीं मानते। वो नहीं मानते तो फिर एक रियासत का और हुकूमत का बहरान जो है वो शदीद तर हो जाता है। अब मसला यहाँ पे दूसरी तरफ ये भी है कि ये अभी नहीं हमें मालूम कि कितनी सीट्स के ऊपर कितनी जो है वो गड़बड़ है। अगरचे के पिटिशंस 35, जो मैं कल पढ़ा था कि 35 के करीब गई हैं शिकायत हलकों की। और अब उम्मीद ये करनी चाहिए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो इसके ऊपर तेज तर फौरी कार्रवाई करे। अगर कहीं आरओज ने गलत किया है, कोई और प्रेशर आया है, कुछ और आया है, तो ईसीपी एक खुद मुख्तार आईनी इदारा है, उसको रिजेक्ट करना चाहिए। उसको प्रेशर, आपको याद होगा कि डस्का में भी एक इलेक्शन हुआ था, वहां भी दोबारा री इलेक्शन करवाया गया था, तो वहां भी ईसीपी ने इंटरवीन किया था। तो यहाँ क्यों नहीं कर रहे? यहाँ पे करें ना। अगर देखे ना, बात यह है कि हमने इस मुल्क को चलाना है कि नहीं चलाना। हमारे एज पाकिस्तानीज हमें, और कम से कम मैं तो एक शहरी होने के नाते ये कहता हूं कि जो भी अवाम का मैंडेट होता है, इस वक्त अगर तहरीक इंसाफ को लोग पसंद कर रहे हैं, उनके पीछे वोटर खड़ा हुआ है, तो उनका हक बनता है। वरना फिर जमहूरियत खत्म कर दीजिए, पाकिस्तान को कोई और सिलेक्शन वाला निजाम बना ले, शुमाली कोरिया या कहीं और के, अपनी मर्जी का वजीर आजम अपनी मर्जी की पार्लियामेंट ले आए। तो इस वक्त ये बड़ी जैसे कहते हैं, इस बात की जरूरत है कि बड़ी संजीदगी से और मतानत से इन इदारों को एक्ट करना चाहिए। जहां तक काजी फाइज ईसा साहब की बात का ताल्लुक है, मेरे ख्याल से वो बल्ले वाला जो निशान का केस था, उसने बहुत ज्यादा मसला क्रिएट किया। तकनीकी बुनियादों के ऊपर बसरा साहब कानूनदान है, मुझसे बेहतर जानते होंगे, लेकिन तकनीकी बुनियादों पे बहुत से लोग कहते हैं जी वो फैसला ठीक है, लेकिन अब सिर्फ टेक्निकल चीज नहीं देखते ना, उसका जो इम्पैक्ट होता है सियासी या अवाम की राय, हक राय दही पर जो उसका असर पड़ता है, उसको भी देखना पड़ता है। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि कोई इसका तरीका निकाला जाएगा, नहीं तो ये फिर बहरान रुकेगा नहीं। आपने जो कहा ना आगे क्या होगा, तो आगे यही होगा कि ये मजीद तर मामला अनस्टेबल होगा, और गैर यकीनी और बेयकीनी जो है वो फिर एक और बार हम उसका सामना करेंगे। जी शौकत बसरा साहब, अब लगता है कि आपने अदालतों में जाना है, अभी तो ट्रिब्यूनल्स में मामला जा रहा है, आप वकील हैं, आप मुझसे बेहतर समझते हैं, वो तो अगला इलेक्शन आ जाएगा तो आपकी शायद सुनवाई नहीं होगी। बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, मैं फिर आपको कहूँ कि मैं सुन रहा था, आप साफ़ी भाई हैं आपके, 2-3 उनकी बातें। मुनीर फारूक साहब, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा जी मैं एस्टेब्लिशमेंट से मिला हूँ, तो एस्टेब्लिशमेंट के जो बड़े हैं उन्होंने ये कहा है कि अगर घर के बच्चे जो हैं वो हीरोइन पे लग जाएँ, शहीद बन जाएँ, तो बाप क्या उन्हें इग्नोर कर देगा? अब यानी कि पाकिस्तानियों को निशई कहा जा रहा है, जो इमरान खान को वोट डालते हैं, जो उनके वोटर सपोर्टर हैं, 80-90% पाकिस्तान जो है वो हिरोइनची है और निशई है। ये पैगाम दिया है। दूसरा पैगाम दिया है अपना ये फॉर्म 45 के हवाले से, वो भी एस्टेब्लिशमेंट के स्पोक पर्सन, उन्होंने कहा जी इन इन फॉर्म 45 पे पकौड़े रख के बेचें, पकौड़े। और वो जो रावी चैन ही चैन लिखता है, रावी जो चैन ही चैन लिखता है, वो कहता है जी उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा है नहीं मानेंगे हम इस मैंडेट को, 9 मई वाले हैं, इनको हम नहीं मानते। देखें, ये एक तौहीन है पाकिस्तानियों की, जिनको कीड़े मकोड़े समझ लिया गया है। मैं ईमानदारी से ये बात समझता हूँ कि खा वो याह्या खान का दौर था, ज़िया-उल हक का दौर था, मुशर्रफ का दौर था, इतनी जुल्म, ज्यादती, जबर तो मैं उस दौर में भी नहीं देखता। जो कुछ अब हो रहा है, इट इज़ अनप्रेसिडेंटेड। आपने इलेक्शन की इसमें रज़ा रूमी साहब ने बहुत जबरदस्त बात कही है। देखिए, 2 इदारे जो है ना, इस वक़्त पाकिस्तान के अंदर जो आइन और कानून की उसको जो रोल बैक कर दिया गया है, जो उसकी तबाही बर्बादी, उसके 2 ज़िम्मेदार हैं। मैं उसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा। ये निशान वाली जो बात की है, भाई निशान आपने 11th आवर पे पार्टी से छीन लिया। किसी को जनाब आपने मुर्गी दे दी, किसी को आपने जूता दे दिया, उसको वजह क्या थी?
जो आज खिलवाड़ बना हुआ है कि ये खरीदो फरोख्त हो रही है, लोगों को खरीदा जा रहा है, बंदे टूट रहे हैं जो पीटीआई के निशान पे लड़े, हम लोग सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जा रहे हैं। तो दूसरी बात, आपने ये जो आरोज लगाए थे, आपको याद है हमने पिटीशन डाली थी, जी जी उसको भी चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने, ये जो अभी कहीं पे एसी लगा हुआ है, कहीं पे डीसी लगा हुआ है, कहीं पे आपका चीफ अफसर वो सारे के सारे कौन थे? जो पंजाब हुकूमत जो आज भी मुस्लिम लीग नून की है, सिंध में पीपल्स पार्टी की थी, इस तरह सारे सूबों में थी। आपने वो फैसला सुना दिया चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने। उसके बाद आप मुझे ये बताइए कि अभी फॉर्म 45 की बात कर रहे हैं, अभी आपने कही है, अभी तक मैंने सहाफियों को चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट में कि मुझे कोई फॉर्म 45 कुछ पास नहीं है। अब वो सुना है लक्ष्मी और शालमी में और इधर ग्वाल मंडी में बनाए जा रहे हैं, और तक क्योंकि होता यह है उसामा भाई, 14 दिन के अंदर कानून है कि आप अपलोड करेंगे। कहां पे अपलोड हुआ है? ईएमएस सिस्टम मौजूद है, करोड़ों रुपए लगाया गया, हर प्रिजाइडिंग ने उसके ऊपर अपलोड करना था। मैंने मुतालबा क्या किया, अगर बिल्कुल रजा रूमी साहब सही कह रहे हैं, इस तरह ये खिलवाड़ जो है ना, ये मुल्क से नहीं चल सकता। ये 25 करोड़ का मुल्क है, पहले महंगाई है, बेरोजगारी है, लोगों में अफरा तफरी है, पहले सियासी इस्तेकाम नहीं है, मुआशी इस्तेकाम नहीं है। इस तरह आप लोगों के मुंह पे थप्पड़ मारेंगे, उनका मैंडेट चुराएंगे, तो बात इस तरह हल नहीं होगी। मैंने मुतालबा किया हमने पार्टी की तरफ से कि चीफ जस्टिस, एक फिक्रा, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ये मैं ट्रक की बत्ती के पीछे ना लगाएं, ट्रिब्यूनल में चले जाएं, इलेक्शन कमीशन में चले जाएं, पिंग पोंग। अब ट्रिब्यूनल में 2013 के केसेस आज भी मौजूद हैं, वो आज भी हल नहीं हो रहे। ये तो सिर्फ मामला को तूल देने की। अगर आप लोग सिर्फ एक काम करें कि फुल कोर्ट बना दें, चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब खुद उसमें ना बैठे, लियाकत चट्टा साहब के बयान आने के बाद वो कंट्रोवर्शियल हो गए, वो फुल कोर्ट बना के तमाम पार्टियों को बुला लें, लाइव दिखाएं, हम एक एक सबूत उनके सामने रख देंगे कि ये हमारे पास, अब शौकत बसरा के पास 349 पोलिंग स्टेशन थे, एक एक मेरे पास फॉर्म मौजूद है, और दोनों भाइयों के लिए मैं, ये मेरा जो हल्का है ना, कहते थे पीटीआई का वोट जो है ना वो जीटी रोड पे है या ये सोशल मीडिया की पार्टी। मेरा हल्का उसामा भाई जनूबी पंजाब का आखिरी जिला बहावल नगर है, हरुणाबाद फोटाबाद, बॉर्डर मेरे से 15 किलोमीटर दूर है। इंडिया शुरली छे ना 5 मिनट पहुंच जाती। अब हालत, आपको हालत बताने लगा हूं, वहां पे उसामा भाई हम 3 कैंडिडेट थे मेन, पीटीआई की तरफ से शौकत बसरा, सुप्रीम कोर्ट से कागज बहाल करवा के गया हूं, 8 दिन मेरे पास टोटल मौजूद थे, मोर का निशान दिया गया, नून लीग से नूरुल हसन तनवीर, और इजाजुल हक जो अहमद डिक्टेटर जियाउल हक का बेटा है, वो ओपनली कहता है मुझे एस्टेब्लिशमेंट जितवाया है, मैं उनका सासा हूं, मैं उनका स्पोक्स पर्सन हूं, वो ओपनली। उसके 58,000 वोट हैं, रजा रूमी साहब सुनिएगा, 58,000 वोट हैं इजाजुल हक के, वो तीसरे नंबर पर है। दूसरे नंबर पर मुस्लिम लीग नून का नूरुल हसन तनवीर है 72,000 वोटों से, मैं 97,000 वोटों से बैठा हूं, 40,000 वोटों से जीता हूं। वो नोटिफिकेशन कर दिया उनका, बताएं हम कहां जाएं, कौन से इदारे के पास जाएं? और वो अच्छा, नून लीग वाला मेरे साथ, सुनिए, नून लीग वाला मेरे साथ गया है इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन हमें स्टे देता है 13 तारीख को, 13 तारीख को स्टे देता है, आरओ से रिपोर्ट मंगवाता है, 14 तारीख को नोटिफिकेशन कर देते हैं इजाजुल हक का। अच्छा, आप बहावल नगर की बात कर रहे हैं, इस्लामाबाद जहां पे आपकी चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट है, जहां पे हाई कोर्ट है, जहां पे वजीर आजम बैठता है, सदर बैठ, तीनों सीटें हमारी चुरा ली, लाहौर के अंदर सारी सीटें चुरा ली, कराची के अंदर सारी सीटें चुरा ली, और अभी ये जो मेरा चैलेंज है मरियम भी, मेरा चैलेंज है शहबाज शरीफ को, नवाज शरीफ, ये जो जालसाजी के साथ वजीर आजम और वजीर आला बन रहे हैं, कुरानों के नीचे हलफ उठा रहे हैं, ऊपर कुरानी की याद लिखी हुई है, ये इतनी तौहीन ना करें। आधी से ज्यादा असेंबली जाली नोटिफिकेशन लेके बैठी है उसामा भाई, ये करें, जाती उम्रा में इजलास बुलाएं, जाती उम्रा में सारे मामला करें, ऐसे नहीं है मामला। अच्छा, अब रजा रूमी भाई, अभी लगता यह है कि एक सोच तो ये है कि इमरान खान साहब जो है ना वो एक बस पॉपुलर लीडर हैं और ये बड़ा खतरनाक हो सकते हैं मुल्क के लिए, इसीलिए वो आईएमएफ को खत लिखना या वो साइफर वाला मामला ये है। शहबाज शरीफ साहब जो है वो बड़े सबमिसिव हैं, वो मान लेते हैं, उन्होंने 16 महीने बड़ा अच्छा सर्व किया है। वो गड्डी दी डिग्गी च बैग टुर जाते हैं, गड्डी वो तो आप देखें, मलिक अहमद खान साहब के हवाले से भी अब सबको ही पता है कि किस तरह से वो मिट्ठू साहब वाला चक्कर, और सबको पता है कि किस तरह उनको स्पीकर भी लगा दिया। तो अब तो मियां नवाज शरीफ साहब भी कबूल नहीं हुए सिस्टम को, और एक वजह यही है कि वो भी साइडलाइन हो गए, शायद एक तो मायूस भी हुए कारकर्दगी से, और दूसरा ये भी कि जी ये सूटेबल नहीं है, पता नहीं अभी किसी वक्त क्या करें। और फिर उनको बदले में मरियम नवाज साहबा को पंजाब में वजारत आला मिलती है। तो क्या ये एक ये मफरूजा जो है, क्या ये दुरुस्त होता है हमारी जैसी रियासत में कि एक पॉपुलर लीडर है वो खतरनाक हो सकता है, तो उसका रास्ता रोकना मजबूरी है?
देखिए, तारीख तो हमें यही बताती है उसामा, आपको पता है और बसर साहब को भी पता है, बसर साहब तो बड़े मंजे हुए सियासतदान हैं, कि इस्टेब्लिशमेंट का एक रवैया रहा है मकबूल लीडर्स के हवाले से। मकबूल लीडर की चूंकि अवाम में जड़ें होती हैं, वो ऐसे फैसले भी कर सकता है या कर सकती हैं जो कि इस्टेब्लिशमेंट की शायद उसको वो पसंद ना करें या मर्जी ना हो। और यही वजह है कि वो नालां रहते हैं कि इस तरह के लीडर्स जो हैं वो बरसर इक़्तिदार ना आए। पहली तो ये बात है, लेकिन यहाँ पर ये भी मसला है कि मियां नवाज शरीफ इस वक्त तो देखे ना, अभी कोलिशन बनी है, आपको पता है कि ये कमजोर सी एक हुकूमत होगी। मरहून मिन्नत है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सपोर्ट की। अगर पीपीपी ने किसी मौके पे सपोर्ट खींच ली तो हुकूमत धड़ाम से गिर जाएगी। पहली तो ये बात है। दूसरी ये बात है कि इस्टेब्लिशमेंट जो इस तरह के हालात में इस्टेब्लिशमेंट ड्राइविंग सीट पे होती है। गाड़ी जो है ना वो कोई और चला रहा होता है, आगे बैठा होता है वजीर आजम या जो भी हो, लेकिन ड्राइव कोई और कर रहा होता है। और ये वाले मामलात जो हैं, ये शहबाज साहब ने अपने जो वो उनकी कारकर्दगी थी कोट अनकोट पीडीएम की हुकूमत में पिछली, उसमें उन्होंने साबित कर दिया कि उन्होंने अपने इत्तेहादियों को भी खुश रखा, इस्टेब्लिशमेंट को भी खुश रखा, उनकी हर बात में हाँ मिलाई। और यही मेरे ख्याल से इस वक्त जो आउटकम है सिलेक्शन का, जो कि उनके यहाँ काबिल कबूल है, वो हमारे सामने दिखाई दे रहा है। मगर बात यह है कि हमें इस वक्त इस चीज़ को भी देखना है कि पाकिस्तान के जो मुश्किल चैलेंजेस हैं उससे कैसे नबर्द हो। अगर इतनी बड़ी ऑपोजिशन, अभी बसर साहब जो कहानी बता रहे हैं कि इजाजुल हक तीसरे नंबर पर थे और इस तरह के कई हलकों के मामले सामने आए हैं, हमने भी लोगों से बात की है, तो इस तरह के हालात में कोई भी गवर्नमेंट कैसे चलेगी। मुश्किल फैसले, अगर आईएमएफ के साथ अभी एक और माहिदा होना है, उसके बाद बिजली गैस के नर्ख बढ़ने हैं, डॉलर की कीमत और ऊपर जानी है। अब इन हालात में इत्तेफाक राय ना हो, कौमी इत्तेफाक राय ना हो, एक आपके मुल्क का अच्छा खासा बड़ा साइजेबल चंक जो है वोटर्स का, आवाम का, वो आपके साथ ना हो, तो फिर ये फैसले तो बड़े गैर मकबूल भी होंगे, बल्कि लोगों में मजीद तशवीश का बायस करेंगे। तो मुझे तो ये नहीं समझ आ रही कि क्या गेम प्लान है। अगर तो गेम प्लान मतलब ये है कि आप जी फरमा रहे हैं, ये बातें तो हमें नून लीग की तरफ से भी नजर आती हैं। मियां जबीर लतीफ भी इसका कह रहे हैं कि जी देखिए हमें तो दी जा रही है, हम ले नहीं रहे, हमें यानी धक्के से दिया जा रहा है सारा काम। फिर ख्वाजा आसिफ साहब कहीं मिड टर्म की भी बात करते हैं, इस तरह की बातें हैं। पीपल्स पार्टी भी आपको खुश नजर नहीं आ रही। बिलावल साहब की बॉडी लैंग्वेज देखिए, उनके अल्फाज देखें कि जी देखिए जब आप हमें कहेंगे मुबारकबाद तो शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बनाने पर, तो आप तहरीक इंसाफ को भी कहें, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हुए, उनको चाहिए था कि वो आगे बढ़ते। इस तरह की बातें। तो इसका मतलब है कि इनको भी एहसास हो रहा है कि ये मामला बड़ा खराब होना है। तो ऐसे माहौल में मियां नवाज शरीफ साहब ने पहली दफा अपनी बेटी को एक बड़े ओहदे पर लेकर आए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी गैम्बल उन्होंने कर दी है। ये तो ऐसे लग रहा है कि अगली दफा बिल्कुल ही अभी भी जो नजर आए रिजल्ट्स जो इंडिपेंडेंटली जो कहा जा रहा है या फॉर्म 45 वाला मामला, अभी तक नून लीग फॉर्म 45 सामने नहीं ला रही, हद तक इलेक्शन कमीशन नहीं ला रहा। तो मफरूजा तो यही बनता है, इंटरनेशनली भी जो ऑब्जर्वर्स है वो भी कह रहे हैं। तो इस तरह तो ये बिल्कुल वाइप आउट हो जाएंगे अगले इलेक्शन में। कब तक इस तरह से इलेक्शंस करवाएंगे? तो क्या ये जी मामला कुछ आ मरीम साहब या एमक्यूएम या पीपल्स पार्टी? देखिए, बात दो तीन बातें आपने बहुत सारी चीजें उसमें कह दी। पहली तो ये बात है कि मसला यहाँ पर ये है कि नून लीग को एक, जिसे कहना चाहिए, अंग्रेजी में कहते हैं एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस, यानी कि अपना वजूद ही अब खतरे में दिखाई दे रहा है। इस इलेक्शन में जो उनके साथ हुआ, अभी भी देखिए कि उनको तमाम तर सपोर्ट थी इस्टेब्लिशमेंट की, मियाँ साहब भी वापस आ गए। हम लोग भी तज्जिए करते थे, वो सर्वेस देख रहे थे, हम भी कह रहे थे अच्छा जी नवाज शरीफ आ जाएंगे तो वो वोटर मुतहरिक हो जाएगा। बात यह कि वोटर तो कोई कम थे वोटर, मतलब वो थे, नून लीग कोई बिल्कुल वाइप आउट नहीं हुई इस इलेक्शन में, लेकिन तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स और तहरीक इंसाफ के वोटर्स ने तमाम तर जबर के बावजूद जाकर अपने वो हक राय दही का इस्तेमाल किया है, जो कि एक बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ, डेवलपमेंट है और जमहूरियत के लिए बहुत उम्दा चीज़ है कि आप वोटर्स जो हैं वो पुरअमन तरीके से जाके अपना एहतजाज भी कर रहे हैं और अपनी पसंद की पार्टी को वोट भी दे रहे हैं। अब इसको तस्लीम ना करना अब प्रॉब्लम है। अब आपने जिक्र किया मरियम नवाज शरीफ साहिबा का और वो नून लीग की क्या हिकमत अमली है। देखिए, उनका यही ख्याल है कि शायद वो मरियम नवाज शरीफ अगर पंजाब में वज़ीर आला होंगी तो जो माजी का मॉडल था कि मियाँ साहब भी पंजाब में पहले वज़ीर आला रहे 2 बार, उसके बाद वो वज़ीर आज़म बन गए, नून लीग की जड़ें उन्होंने मजबूत की, लोगों को, आपको पता है जब आप पावर में होते हैं तो फिर खिलाते पिलाते हैं, सड़कें बनाते हैं, गली नालियां, वो सारे पैसे खर्च डेवलपमेंट फंड्स दिए जाते हैं। अब इस वक्त प्रॉब्लम
प्रॉब्लम ये है कि एक तो वो है कि वो 1980 और 90 का ज़माना था, ये 2024 है। पहली तो ये बात है, ये एक अलग किस्म का पाकिस्तान है। यहाँ की आबादी अलग किस्म की आबादी है। उस वक़्त डिजिटल मीडिया भी नहीं था और सबसे अहम बात जो है, वो ये है कि क्या मरियम नवाज़ शरीफ को वो टीम, वो तजुर्बा है कि वो इतना बड़ा सूबा चलाकर नून लीग की साख बचा लेंगी? इस वक़्त तो तमाम तज्ज़िया कार जो हैं वो इस बात पे मुत्तफ़िक हैं कि अगर मामलात यूँ ही रहे, तो अगले इलेक्शन में नून लीग वाइप आउट हो जाएगी। ओह! शौकत मिश्रा साहब, ये तो फिर आपको तो खुश होना चाहिए, आपको तो भंगड़े डालने चाहिए। इतने मुश्किल वक़्त में आपको हुकूमत भी नहीं दी जा रही और आप और ज़्यादा मकबूल, मशहूर हो रहे हैं। तहरीक-ए-इंसाफ के लिए तो मौजें हैं। कुछ अरसे बाद फिर शायद ये वक़्त आ जाए कि वो खुद ही कहें असामा आप। भाई, हमारी जी, जी। जी, असामा मिश्रा भाई, साहब। जी, हमारे जी। खुश होने की बात नहीं है। देखिए, आप इमरान खान को दीवार से लगाते-लगाते पाकिस्तान को दीवार के साथ लगा रहे हैं। बात को अंडरस्टैंड करें। इमरान खान ने वज़ीर-ए-आज़म बनना होता, तो अभी तो पीपल्स पार्टी हमारे पीछे-पीछे फिर रही थी। हम वज़ीर-ए-आज़म बन जाते। बात फिर मैं बार-बार आपको कह रहा हूँ कि इदारे अवाम से हैं। अभी जो रज़ा रूमी साहब ने बात की, एस्टेब्लिशमेंट को इसके ऊपर सोचना चाहिए। देखिए, इंसर्जेंसी बलूचिस्तान में हो चुकी है। केपी में किस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल की और ये सबके सामने है। पंजाब था ना, जिसके ऊपर सारा निज़ाम आज तक 70 साल का चलता रहा है, तो पंजाब ने क्या जवाब दिया? पंजाब ने इतना ज़ुल्म, जबर पहली दफ़ा बर्दाश्त किया। मैं पहले आपको कह चुका हूँ कि मैंने अपनी तारीख में, मैं भी सियासी कारकुन हूँ, इतना ज़ुल्म, बर्बरियत, जबर, बात हुँ, माँओं, बहनों, बेटियों तक आ गई। तो उसके बाद आप मुझे बताइए उसामा भाई, तो हुँ। आज अगर एस्टेब्लिशमेंट ये समझती है कि 80-90% पाकिस्तान है, 2 ही फेडरेशन की अलामत है। ज़ाहिर है हमारी फ़ौज, मैं फिर कहता हूँ हमारी सलामती की ज़ामन है, हमारे वो शोधा, हमें उन पे फ़ख्र है। लेकिन 80-90% जो फेडरेशन का एक लीडर है, अवाम जिसके साथ खड़ी है, अगर आप उसको रूल आउट करके आप उन अवाम के मुंह पे थप्पड़ मार के उन्हें कहेंगे आप कीड़े मकोड़े हैं, तो आप पाकिस्तान नहीं चला सकेंगे। दूसरी बात, आप ये कह रहे थे ना नून लीग वाली, ये तो इनके वो कहते हैं ना, साडी गल हो गई है, साडी गल हो गई है। ओ भाई, तो माजी में होता क्या था उसामा भाई? होता पता क्या था? लोगों को जब ये बता दिया जाता था ना, हुँ। अमेरिका भी नाल है, एस्टेब्लिशमेंट भी नाल है, हमारी गल भी हो गई है, तो लोग मान जाते थे, कहते थे यार इनकी हुकूमत जी, आनी जी, है, कि तो इनके हवा साथ मिल जाओ। यही था। हवा ये चल पड़ी। अच्छा, क्या हुआ तौर कि पर वोट एक देंगे तो कन्विक्टेड मुल्ज़िम हमारे को काम नहीं होगा, खाना कचहरी नहीं चलेगा। ये बिल्कुल पूरे पाकिस्तान में सोच थी। ऐसे ही है। एक कन्विक्टेड मुल्ज़िम को जिस तरह शान शौकत से, जिदा जलाल से वहां से रुखसत किया जाता है, आपका सफीर रुखसत करता है, अदालतें चल के एयरपोर्ट पे चली जाती हैं और फिर मैसेज दिया, उनके सारे केसेस खत्म कर दिए जाते हैं। पूरा सिस्टम बनाया गया, बार-बार बताया गया। उसके बाद हमें उन्होंने कहा इलेक्शन नहीं लड़ने देंगे, बल्ला छीन लिया और पोलिंग डे वाले दिन आप देखिए, यानी कि हुँ। हमें ना कैंपेन करने दी गई, ना हमें स्टिकर लगाने दिए गए, ना रैली जलसा हुआ। कैंडिडेट हमारे तोड़ दिए गए। 3 नंबर के कैंडिडेट थे। मैं भुट्टो साहब के ज़माने में सुनता था कि खंबे को टिकट दिया, वो जीत गया। उसामा भाई, मैं बहावल नगर साहब, यकीन मानिएगा, ऐसे कैंडिडेट जिनको जानता नहीं था, काउंसिल का इलेक्शन नहीं लड़ा था, उन्होंने लड़ा, वो लाख-लाख सवा-सवा लाख वोट ले रहे हैं। तो जी, जी। इसलिए आपको अभी भी, आपने इंटरनेट बंद कर लिया, आपने फ़ोन बंद कर लिया, आपने उसके बाद हुआ क्या? इसके बावजूद अवाम ने पैगाम दे दिया और ये देखें, खामोश जो पैगाम है कि बलूचिस्तान वाले बाहर निकल के पैगाम दे रहे हैं, आपके केपी वाले बाहर निकल के पैगाम दे रहे हैं, आमने-सामने हैं। जी। पंजाब ने और कराची में, कराची जो पाकिस्तान का दिल है, आपने वहाँ क्या किया? 17 सीटें एमकेएम को, जो 10,000 वोट ले रही है, 15,000 वोट, उनको आपने वो सीटें दे दी। तो ये मुझे बताइए, निज़ाम निज़ाम किस तरह चलाएँगे? वो क्या आपने कहा ना, ये जी। मरियम बीबी का, भ यार इतने भी सादा नहीं है आप। और ये कोई पहली बार ही आ रहे हैं, 4-4 बारियाँ ली हैं, 4 बारी वज़ीर-ए-आज़म, 4 बारी वज़ीर-ए-आला। अब देखिए क्या करते हैं। ये बात जी। नहीं है। ये ज़बरदस्ती अवाम के ऊपर जो आप निज़ाम ठोंसना चाहते हैं, अवाम में एक जो वो कहते हैं ना, शऊर का जिन, वो बोतल से बाहर आ चुका है। इस मोबाइल ने, जिसके ऊपर हम प्रोग्राम कर रहे हैं ना अब, उसामा भाई, इतना हुँ। बड़ा मेरा पिंडा का हल्का है। 8 जी, दिन जी। पहले मुझे निशान मिलता है। अब कोई गाँव में रह रहा है, कोई पहाड़ों में रह रहा है, कोई पढ़ा लिखा है, कोई अनपढ़ है, एक-एक बात को समझ रहा है। ऐसा शऊर लोगों में आ गया, इसलिए आप शऊर की तौहीन ना करें। अब 25 करोड़ अवाम को यही बात कीड़े-मकोड़े समझेंगे तो हालात अच्छे नहीं होंगे। मसला साहब ने जो बात की, रज़ा नूरी साहब, हिस्टोरिकली भी अगर आप देखें, आप तो नया दौर की बात करते हैं, तो अब ये जो दौर है, ये हम कहाँ जाना चाह रहे हैं? कि और ये बात कि जी सोशल मीडिया, अब हम देखते हैं ट्विटर बंद है। सिंध हाई कोर्ट की तरफ से चीफ जस्टिस की तरफ फैसला आया, फिर भी बंद है। अभी भी सोचा जा रहा है शायद और ज़्यादा हम इसमें देखेंगे कि नेट की बंदिशें और ये सब कुछ।
और वो अपनी जगह दुरुस्त भी लगती है कि सोशल मीडिया के थ्रू ही, वरना बल्ले का निशान भी नहीं था और इस तरह का टर्न आउट हो गया, लोग आ गए, फिर भी पहचान रहे थे, सोशल मीडिया का तरीके से आपने इस्तेमाल किया, कहते हैं ये सोशल मीडिया की पार्टी है, उन्होंने उसी को स्ट्रेंथ बनाया। तो ये जो अब कदगने हम देख रहे हैं, विल दिस वर्क? क्या इससे मामला जो है कोई बेहतर हो जाएंगे? क्योंकि हम ऐसे लगता है कि इंटरनेशनल प्रेशर थोड़े से कोई चीज आ जाए तो उसको हम ज्यादा लेते हैं, अपने लोग जो मर्जी कहते हैं कोई इट डजंट मैटर। तो ये अब ये ट्विटर बंद करना, जिस तरह मैं आज एक नौजवान का पढ़ रहा था, उसने कहा जिस तरह हम पे पॉल और दीगर की मिन्नतें कर रहे हैं, आने वाले वक्त में हम ये ट्विटर या एक्स ऐप की मिन्नत कर रहे होंगे, क्योंकि इलॉन मस्क ये कहता है कि उसने तो हर चीज को इसमें ले आना है, बैंकिंग भी यहां से हो रही होगी, कॉल्स भी यहां से हो रही होंगी। तो वेयर वी आर हेडिंग? जी उस्मा, देखिए सेंसरशिप किसी भी तरह की आजकल के ज़माने में चल ही नहीं सकती। ये सारे वक्ती मामलात हैं। ये अभी आप देखेंगे, ये ज़्यादा देर नहीं, अभी तो एक हफ्ता हुआ है ट्विटर का, कितनी देर तक ये कर लेंगे? दुनिया देख रही है, रोज़ाना हर अखबार में दुनिया के आर्टिकल आ रहा है कि पाकिस्तान में इस तरह की पाबंदियां लग गई हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये ज़्यादा देर मामला चलेगा। लेकिन बात यह है कि जो आपने बात पहले कही और बसर साहब भी जो करे थे, इस वक्त ज़रूरत है मुल्क में एक रिकन्सिलिएशन की, और उसमें इस्टेब्लिशमेंट को भी चाहिए कि वो नजर सानी करे अपनी पॉलिसी जो 9 मई के बाद बनी। और मैं समझता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके जो जो बानी चेयरमैन हैं इमरान खान साहब, उनको भी सोचने की ज़रूरत है कि इस मुल्क को आगे ले जाने में उनका भी रोल है और होगा मुस्तकबिल में भी। कोई वो जेल में है तो भी कितना वक्ती है, हमने देखा है माजी में पॉलिटिशियंस जाते हैं फिर निकल आते हैं, रिवाइव हो जाते हैं। लेकिन बात यह कि उनको भी ये चाहिए कि अपनी पॉलिसी पे देखिए, ये इंटरनेट की बंदिश, ये ट्विटर की बंदिश का एक जो मैंने सुना है वो ये कि जो आरओज हैं, मुख्तलिफ अफसरान, उनकी तस्वीर जो है वो शेयर की जानी थी, उनके नाम, जिससे कि उनकी जिसे कहते हैं कि एक एक तरह से उनकी जिंदगी को खतरा भी है, या उनको कहीं कोई मिले गुसीला भरकर तो उनको पीट डाले। अब बात यह कि आरोज वगैरह जो हैं, जो वो करे थे, वो क्या खुद से करे थे? क्या वो खुद से बैठ के कहते कि हमने पीटीआई के फॉर्म्स जो है बदलने हैं, या वो ऑर्डर जहां से आ रहा था आप सबको पता है, वो छोड़े ना। तो अब बात यह कि इस तरह की जो चीजें, उनसे भी गुरेज करना चाहिए। अभी जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ भी एक बड़ी मजमूम कैंपेन स्टार्ट हुई, शुक्र है खुदा का कि आग नहीं लगी उसके उसके आगे। उसको ऐसी चीजों को भी गुरेज करना चाहिए। और 9 मई के बाद जो जो एक पूरा प्रोसेस हो गया है, ये इस्टेब्लिशमेंट वर्सेस पीटीआई, ये बदलना चाहिए। अब ये अवाम और फौज एक होते हैं, फौज भी अवाम से होती है, कोई अलग कहीं और से नहीं आती। ये फौज को भी सोचना पड़ेगा और ये तरीके इंसाफ को भी सोचना पड़ेगा। बसर साहब जैसे और बड़े सियासी कारकुन है पीटीआई के अंदर, बहुत बड़ी पार्टी बन चुकी है जो कि इस चीज को एक लाया अमल बनाए कि मिल के काम करना है। मखासमत कॉन्फ्रंटेशन से जो 9 मई को हमने देखा ना देखे, उसका नुकसान हुआ ना पीटीआई को। आज पीटीआई हुकूमत में होती, अगर ये मामला ना होता, अगर उस 9 मई को जो लफ्जिशें या नादान लोगों से गलतियां जो हुई, या सोच भी थी कि भी आर्मी चीफ को बदला जा सकता है किसी भी तरीके से, ऐसा नहीं होता पाकिस्तान में। तो अब ये इसके ऊपर भी नजर सानी की जो हिकमत अमली है, जो स्ट्रेटजी है, वो मेरे ख्याल से बदलनी चाहिए। जी ठीक है जी, बसर साहब आप क्लोजिंग। समा भाई, मैं आपको बात बताऊं, खान देखिए, मैं फिर कहता हूं कि 9 मई वाला वाकया अब उससे आगे निकलना चाहिए। आपने कहा जी 120 लोग हैं, तो अब वो तो ये कह रहे हैं कि जी पीटीआई जो है, आपने क्या उनको हक नहीं देना? अवाम अगर उनके साथ खड़ी है और हमें दहशतगर्द कह लिया, गद्दार कह लिया, करप्ट कह लिया, खान साहब के ऊपर 200 मुकदमा है, क्या लोगों ने ये नैरेटिव माना? क्या लोगों ने तस्लीम किया? मैं फिर कहता हूं कि बिल्कुल सही है कि जो लोग जिम्मेदारान थे, रियासत माँ की तरह होती है, वो दहशतगर्द तो नहीं थे, एक रिएक्शन आया और उनसे गलती हुई, रियासत लोगों को अपने गले से लगाती है। अगर मेरा प्रोग्राम आपके जरिए रियासत बात सुन रही है, एस्टेब्लिशमेंट सुन रही है, एस्टेब्लिश खान साहब क्या कहते हैं कि ये मुल्क भी मेरा, ये फौज भी मेरी, मेरे से ज्यादा फौज की पाकिस्तान को जरूरत है। और मैं खुद ये समझता हूँ कि फौज हमारी जो दुनिया की बेहतरीन फौज है, जिसने जो हमारी सलामती की जिम्मेदार है, जिन्हें शहादतें दी हैं, लेकिन हो क्या रहा है? ये जो भानुमति का कुनबा है, ये क्या कर रहे हैं? ये ओपनली हमें कहते हैं नून लीग वाले, भाई हमें तो एस्टेब्लिशमेंट ने जितवाया है। और ये मैं आरोज की बात बताऊं आपको, मैं बिलीव कीजिएगा, उन्होंने कहा जी हमारे बच्चे अगवा कर लिए गए, हमें जनाब हमारी बीवी के साथ ये हुआ, वो तो। और ये इदारों की बदनामी जितनी, ये भानुमति का कुनबा जिनको आवाम रिजेक्ट कर चुकी है, मेरे हल्के में जादुल्ला को ओपनली कहता है लोगों को, शौकत बसरा को कहो, क्योंकि वहां पे नून लीग वाला रो रहा है
वो जाता है नवाज शरीफ के पास के, नवाज शरीफ के पास, ओ मैनू तो जिता दो, ओ मैं दूसरे नंबर पे हूँ, मेरे साथ 72,000 वोट है, वो रोता है उनके पास जाके। सो ये बहुत खतरनाक ट्रेंड है, मैं अभी भी कह रहा हूँ, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूँ इदारे अवाम के साथ हैं, अवाम सही। इदारों के साथ है, अदरवाइज हम आगे नहीं बढ़ सकते उसामा भाई। इस वक्त हम मेक और ब्रेक पे खड़े हैं। अगर अब भी हमने लेकिन चीजों को हैंडल आप ना किया क्या करेंगे? कोई बात तो आपकी तरफ से भी होगी ना, कुछ पीछे हटना होगा। हम तैयार हैं। मेरी बात सुनिए, मैं अच्छा चलिए मैं बात कर देता हूँ। हमारे साथ रवाबत हुए, सब कुछ हुआ, हमने क्या कहा? हम इमरान खान ने वो फतह मक्का के मॉडल वाले, उन्होंने कहा कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं होगी। बिल्कुल हम आगे बढ़ने को तैयार हैं। हमें हमारा देखो अब देखिए ना, हमारी 88 सीटें छीन ली हैं, आपने 80 सीटें छीन ली हैं। पंजाब में हमारी 200 सीटें छीन ली हैं। हमें तो किसी की ज़रूरत ही नहीं थी। 2/3 मेजॉरिटी हमारे पास मरकज़ में भी मौजूद थी और 2/3 मेजॉरिटी हमारे पास पंजाब में मौजूद है। अगर आप हमें बंद गली में खड़ा कर देंगे, हमारा ठीक है। मैंडेट छीन लेंगे, हम किससे बात करें? बताइए। आप मेरे दोनों भाई बैठे हैं, हम बात करने के लिए तैयार हैं। खान साहब ने अपनी पार्टी को मैंडेट दिया कि करें डायलॉग आप। अभी देखें ना, मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, हमारे कितने शदीद उनसे इख्तिलाफात हैं, सियासी भी, जी। नजरियाती भी। वो हमारे एजेंडे पे आए हैं कि जी आए, धांधली वाला जो मामला हुआ है, इससे पूरा पाकिस्तान मुतासर हुआ है, आए, ठीक है। इसका लाहे अमल बनाएं। सही। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया शौकत बसरा साहब, रज़ा उर्मी साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। सो काइंड ऑफ यू सर।